स्टूडेंट्स, जी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अध्याय 8 सूक्ष्म जीव। ठीक है, एक अद्भुत संसार। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव आखिर होते क्या हैं? हमारे पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, जीव होते हैं जो हम अपने खुली आंखों से नहीं देख पाते। उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है? सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो आज हम जितना भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सारे किसके होंगे? सूक्ष्म जीव के बारे में होंगे, है ना। जो कि आप देखेंगे कि उनका भी एक संसार होता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, किस प्रकार हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो इस चैप्टर में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि आपको क्या होता है, अगर हम दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? पूरा दही में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप देखे होंगे कि आपका जो फल है, जो सब्जियां हैं, है ना, फ्रूट हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपका धीरे धीरे सड़ने लग जाती हैं। कभी आपको अचानक से बुखार हो जाता है, सर्दी हो जाता है ना। ये सारी चीज़ें किसके वजह से होते हैं? सूक्ष्म जीव के वजह से होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहता है? दो सूक्ष्म जीव आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला होता क्या है आपका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसे क्या कहते हैं हम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? माइक्रो, जो बहुत ही छोटे होते हैं, जो खुली आंखों से नहीं देखते, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? माइक्रो ही बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। और इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? आपका माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरा होता है आपका क्या? मैक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो मैक्रो है वो क्या रहता है? आपको खुली आंखों से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अमीबा है, अमीबा भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा नली के पानी में हिलता डुलता आपको दिखाई देता है, तो वो क्या है? आपका अमीबा है, जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है और मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, यहाँ पर और क्या होता है कि हमारी जो धरती है ना, उसमें बहुत सारे जीव रहते हैं। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो हाथी इतना बड़ा और चींटी इतनी छोटी छोटी सी, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी बाहर में आपको देखने को मिल जाती है। वैसे ही क्या होता है, आप देख सकते हैं हाथी का आकार, उसका क्या बोलते हैं, बनावट, हर चीज़ अलग है। वैसे ही जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सूक्ष्म जीव की बात करते हैं, तो उनमें भी अलग अलग प्रकार के हमको क्या देखने को मिल जाएंगे? आकार देखने को मिल जाएंगे, आकृति देखने को मिल जाएंगे, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ चित्र देख सकते हैं, ये कुछ आपको सूक्ष्म जीव का यहाँ पर दिया गया है ना। जैसे कि प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में देख सकते हैं क्या है? कवक, है ना। ये है हो गया आपका विषाणु, हो गया जीवाणु, हो गया शैवाल, हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं, सूक्ष्म जीव में आते हैं। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सारे क्या हैं? आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बहुत छोटे छोटे से क्या है? जीव हैं, जो कि अलग अलग आकार के हैं, अलग अलग आपको दिखने को मिल रहे हैं, है ना। कोई भूरा है, कोई हरा है, कोई क्या बोलते हैं पीला कलर का है। तो ये अलग अलग कलर के आपको देखने को मिल जा रहे हैं, साइज अलग हो जा रहा है। ये देखिए, ये कुछ पौधे जैसे दिख रहे हैं, ये कीड़े जैसे ही दिख रहे हैं, है ना। ये ग्रीन कलर का है, रॉड जैसे है। तो अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर है और इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या? आइए देखें ये कितने छोटे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आखिर में कितने छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर भी आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे एक अमीबा एक साधारण बैक्टीरिया से आकार में लगभग 3 लाख गुना बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अमीबा है, एक बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, है ना, जो क्या बोलते हैं बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो आकार में 3 लाख गुना बड़ा हो जाता है। क्या? कौन सा? आपका एक अमीबा। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जा सकते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव साधारण सूक्ष्मदर्शी मतलब कि सिंपल, है ना। यहाँ पर सब
तीन टाइप के माइक्रोस्कोप आई होप कि आपने सुना होगा। पहला होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, सेकंड होता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो वायरस होते हैं है ना, जो विषाणु होते हैं वो आपको किससे देखना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो यहाँ पर बोला गया है जो अमीबा है वो क्या है आपका बैक्टीरिया से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं, वो भी छोटा ही है तो आप उसको साधारण सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल, कवक आदि जब समूह में होते हैं तब हम इन्हें अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जैसे एल्गी है ना, शैवाल मतलब क्या हो जाता है एल्गी, काई जिसे आप कहते हैं, कवक है ना जैसे कि आप पुटू जान रहे हैं, ये सारे क्या है कवक के अंदर आते हैं। उसमें भी बहुत सारे टाइप्स के आपको कवक देखने को मिलेंगे, फंगी देखने को मिलेंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जो अगर एक रहेंगे तो आपको नहीं दिखाई देंगे, वो अगर आप गुच्छे में देखेंगे, ग्रुप में देखेंगे, तब आपको क्या होगा, वो दिखाई देगा। ठीक है, परंतु इनके एक सूत्र, एक जीव को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर वो ग्रुप में रहेंगे तो आप आराम से देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही देखना है तो आपको क्या की ज़रूरत हो जाएगी, सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत हो जाएगी। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जिसको आप समान सूक्ष्मदर्शी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इन्हें अत्यधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस आदि है ना, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, आपका वायरस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि बहुत ही शक्तिशाली है ना, उसी से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंगल देखने के लिए आपको फिर से सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत छोटे होते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर भी इकाई आप यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए दूसरा इकाई यूज़ होता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनकी लंबाई चौड़ाई मापने के लिए सूक्ष्म इकाइयों का ही उपयोग करना पड़ता है ना। बहुत छोटा इकाई आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर, मिलीमीटर जैसे इकाइयाँ इनके मापन के लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये माइक्रो है, तो माइक्रो मतलब बहुत छोटा होता है, तो उसी को ही हम क्या करते हैं, माइक्रो हो गया, नैनोमीटर हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं इनकी लंबाई और चौड़ाई को मापने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आइए इसे समझने का प्रयास करें। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे समझने का प्रयास कर सकते हैं कि कितने छोटे हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, आप मापन के लिए जिस स्केल का उपयोग करते हैं उसे अपनी कॉपी में मिलीमीटर लंबाई का रेखाखंड एक खींचे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो भी हम स्केल यूज़ करते हैं उसका 1 मिलीमीटर ऐसे करके खींचना है। मान के चलिए मैं थोड़ा बड़ा ले रही हूँ तो ये बहुत छोटा होगा। ठीक है, अब यदि आप इसे 1000 बराबर भागों में बांट सकते हैं तो इसके प्रत्येक भाग 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, अगर मान के चलिए वो इतना है, उसको हमको 1000 भाग में, मतलब सॉरी 1000 भाग में बराबर बांटना है। मान के चलिए कितना है, ऐसा करके हम उसको बराबर भाग में बांट रहे, कितने बार में, 1000 बार। तो उसका जो एक पार्ट होगा है ना 1000, 1 मिलीमीटर का अगर हम क्या कर रहे हैं, 100 भाग बांट रहे हैं है ना, 1 मिलीमीटर का अगर हम क्या कर रहे हैं, 100 भाग बांट रहे हैं, 1000 भाग बांट रहे हैं, तो जो एक भाग है वो क्या रहेगा, आपका माइक्रोमीटर कहलाएगा। वही आपका क्या कहलाएगा, माइक्रोमीटर। ठीक है, अर्थात 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने उसको 1000 बार बांटा है, तो 1 मिलीमीटर में कितने भाग मतलब होते हैं, कितने माइक्रोमीटर होते हैं, आपका 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर को 1000 भाग में बांट रहे हैं, तब जाके वो 1 माइक्रोमीटर बन रहा है। तो कितने छोटे सूक्ष्म जीव यहाँ पर हो सकते हैं, लगभग 100 माइक्रोमीटर से छोटी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है अगर हम 100 भाग देख रहे हैं माइक्रोमीटर का, तो भी वो हमें क्या होती है, दिखाई नहीं देती हैं। पैरामीशियम का आकार लगभग 100 माइक्रोमीटर होता है। कुछ जीव पैरामीशियम से भी छोटे होते हैं जिन्हें नैनोमीटर में मापा जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है,
अगर आपका 100 क्या है माइक्रोमीटर है, ठीक है, जैसे हमने क्या किया था 1 मिलीमीटर को 1000 में बांटा था और एक ठो क्या होता है आपका माइक्रोमीटर कहलाता है। तो यही माइक्रोमीटर अगर आप क्या कर रहे हैं 100 है तो आपको वो दिखाई दे देगा जैसे कि क्या है आपका पैरामीशियम, लेकिन उससे अगर छोटा है तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो उससे छोटा क्या होता है, कुछ आपका क्या रहेगा पैरामीशियम रहेगा। अगर इससे छोटा है तो उसे हम क्या कहते हैं नैनोमीटर, क्या कहते हैं नैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है माइक्रोमीटर को यदि 1000 बराबर भागों में बांटा तो इसके प्रत्येक भाग नैनोमीटर के बराबर होंगे। क्लियर। अब यहाँ बस क्या बोल रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोमीटर क्या होता है। अगर माइक्रोमीटर मतलब कि इतना बड़ा है, अगर इतना बड़ा को हम फिर से क्या कर रहे हैं 1000 भाग में बांट रहे हैं, ठीक है, तो एक भाग क्या कहलाएगा आपका उसका नैनोमीटर कहलाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना छोटा हो सकता है नैनोमीटर। माइक्रोमीटर का 1000 भाग कर रहे हैं, उसका जो एक भाग होगा वो क्या कहलाएगा आपका नैनोमीटर कहलाएगा, ठीक है। प्रत्येक भाग पोलियो के गोलाकार विषाणु का व्यास 28 नैनोमीटर होता है। अब आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्म जीव कितने छोटे हो सकते हैं। अगर हम वही पोलियो जिसके वजह से होता है, जिस विषाणु के वजह से होता है, उसका व्यास हम देखें तो कितना हो रहा है 28 नैनोमीटर, है ना, नैनोमीटर। तो ये कितने छोटे हो सकते हैं कि हमको दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें किसका उपयोग करना पड़ता है शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है ये सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितने छोटे ये हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों को कहाँ ढूंढें। तो हम देख सकते हैं कि आखिर में हम सूक्ष्म जीवों को कहाँ पर पा सकते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो जो पृथ्वी है, जैसे कि आप सांस भी ले रहे तो पता नहीं कितना बैक्टीरिया आपके माउथ में जा रहा है, ठीक है, आपके माउथ में ही बैक्टीरिया रहते हैं, आपके हवा में, पानी में, है ना, ये सारी चीज़ में क्या रहते हैं कुछ ना कुछ आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि वो हर जगह पृथ्वी के हर एक जगह में है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि ये हवा है ना, ये हवा में है, पानी में है, मिट्टी में है, जीव जंतुओं के शरीर के ऊपर और अंदर भी होते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। पृथ्वी पर बहुत गर्म स्थानों से लेकर बहुत ठंडे स्थानों तक पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के हर एक कोने में है, ज़्यादा ठंडी जगह में भी मिल जाएंगे, ज़्यादा गर्म जगह में भी मिल जाएंगे, कोने कोने में मिल जाएंगे, ठीक है। और वो क्या है हर जगह कैसे भी परिस्थिति हो वहाँ पर आराम से आप क्या कर सकते हैं जीवित रह सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है। क्रियाकलाप के लिए हमको क्या चाहिए एक प्लास्टिक, कांच की बोतल, सूक्ष्मदर्शी, कांच की एक स्लाइड, ड्रॉपर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कोई सा भी जो स्थिर रहता है ना, जैसे तालाब हो गया, तालाब का पानी को ले लेंगे, उसको स्लाइड में रखेंगे और स्लाइड को क्या करेंगे माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से क्या करेंगे देखेंगे। अब उसका क्या करना है आपको अवलोकन करना है कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे आपको दिखाई दिए वो पानी में, और उसका चित्र बनाना है। फिर जो चित्र बने रहेंगे उसको क्या करना है आपको इससे जो दिया हुआ चित्र पहले से उससे क्या करना है कंपेयर करना है। तो अगर आप देखेंगे तालाब में तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है यूग्लेना, ये होता है क्लोरेला, ये है पैरामीशियम, ये है क्लैडोमोनास, ये है स्पायरोगायरा, ये है ट्राइपेनोसोमा, अमीबा, है ना, यूलेथ्रिस, जिसमें आपने क्या क्या मोस्टली पढ़ेंगे पैरामीशियम पढ़ेंगे, यूग्लेना, है ना, आपका अमीबा, स्पायरोगायरा, ये सारी चीज़ें आपको मोस्टली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे में भी इस तरीके से आपको देखने को मिले या फिर ना भी मिले, ठीक है। मतलब कि पानी जो ठहरा हुआ पानी है उसमें बहुत ज़्यादा क्या रहता है इस टाइप के आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्रियाकलाप एक समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव। अब बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे तो उसे क्या कर दिया गया है, जैसे कि पृथ्वी में 2 टाइप के आपको किंगडम बांट दिया गया है। एक क्या होता है जंतु का, है ना, जिसमें जितने भी जंतु वो आते हैं। एक होता है पौधे का। तो उसी प्रकार जो सूक्ष्म जीव है उसको भी क्या कर दिया है 5 टाइप्स में बांट दिया गया है प्रकार में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है आपका। आपने देखा कि पानी की केवल एक बूंद में ही आपको तरह तरह के सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं, है ना। मतलब कि हमने क्रियाकलाप देखा, तो अगर हम कुछ देख रहे हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के हमको क्या देखने को मिल रहा है सूक्ष्म जीव। तो इनमें से कुछ एक कोशिक
कोशिक हैं और कुछ बहुकोशिक। सूक्ष्म जीव मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव भी हैं वो भी क्या हो सकते हैं, एक कोशिका के वाले भी हो सकते हैं, बहुकोशिकाएं वाले भी हो सकते हैं। अगर हम देखें सूक्ष्म जीव को तो 5 प्रकार के हमको देखने को मिल जाएंगे। पहला है आपका शैवाल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एल्गी, ठीक है। ये क्या होते हैं, मोस्टली आपके ग्रीन कलर के आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं काई। फिर आता है कवक, जिसे हम बोलते हैं फंजाई या फिर फंगी भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों प्रोनाउंस होता है। तो कवक आप देख सकते हैं, जैसे कि आप पुडू बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर आता है प्रोटोजोवन, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोटोजोवन, प्रोटोजोआ ये भी है आपका। फिर आता है जीवाणु, बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं। फिर आता है विषाणु, जिसे हम वायरस कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के हैं जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, शैवाल के बारे में पढ़ेंगे। तो शैवाल क्या रहेगा, आप ठहरा हुआ पानी में देखेंगे जो भी ग्रीन ग्रीन कलर का आपको देखने को मिल जाएगा, आपको सीढ़ी में देखने को मिल जाएगा, आपकी दीवारों में देखने को मिल जाएगा। ये सारे क्या हैं, आपके शैवाल हैं, जो छोटे बड़े है ना प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे। मुख्यतः क्या रहता है, हरे कलर का रहता है, और क्या बोलते हैं भूरे कलर का रहेगा, ठीक है, हरा भूरा आपको देखने को मिल जाएगा। और ये क्या रहता है, किस वजह से हरा रहता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, जिसके वजह से ये ग्रीन रहता है। और वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, है ना, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण करके क्या करता है, अपना खाना बनाता है। तो आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। मोस्टली आपको जानने की ज़रूरत यह है कि वो ठहरे हुए पानी में रहते हैं। सेकंड क्या रहता है, ये ग्रीन कलर का रहता है। ग्रीन कलर किसके वजह से रहता है, क्लोरोफिल की वजह से रहता है। और क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल होने की वजह से ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये स्पायरोगैरा, ये भी आपका क्या है, शैवाल है। ये आपका क्लोरेला है, ये आपका क्लाइडोमोनास है, यूलेथ्रिक्स है। अब आप इसमें ध्यान से देखिए कि क्या चीज़ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें आपको क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है कि ये सारे मोस्टली आपको ग्रीन कलर के देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है। भले ही उसका आकार अलग है, उसका शेप अलग है ना, आकृति अलग है, बाकी सब क्या है, ग्रीन कलर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आपका क्या है, एक क्रियाकलाप करने के लिए बोला गया है। तो चलिए, आवश्यक सामग्री में क्या चाहिए, कांच की छोटी छोटी शीशियाँ, सूक्ष्मदर्शी और शैवाल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर से सेम चीज़ करना है कि आपको ठहरा हुआ पानी, अब हमने तालाब से लिया था, अब हमको क्या करना है, जो भी ठहरा हुआ पानी है उससे हमको लेना है और बारी बारी हमको क्या करना है, उससे सूक्ष्मदर्शी से देखना है। तो आप जब सूक्ष्मदर्शी से बारी बारी करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्या देखने को मिलेंगे, शैवाल देखने को मिलेंगे, है ना। जो ग्रीन कलर के रहेंगे आप लेके जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। जो कॉमन आपको मिलता है वो ये इस प्रकार है। तो आप अवलोकन करेंगे और फिर उसे ड्रॉ करेंगे कि कुछ इस प्रकार का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर हम जब अवलोकन करेंगे तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा कि इस प्रकार आपने देखा सभी शैवाल हरे रंग के हैं। तो अगर हम डायग्राम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि मोस्टली आपको ग्रीन कलर, मतलब कि ठहरा हुआ पानी है जो ग्रीन है उसी को तो उठा के आपको देखना है। तो मोस्टली क्या रहते हैं, वो हरे रंग के होते हैं। आकार में भिन्न भिन्न है, आप देख सकते हैं, है ना, कि आकार भी आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप के हैं। शैवाल जलीय जीवों का प्रमुख भोजन है, क्योंकि ये जल में पाया जाता है मुख्यतः। तो जो भी आपका मछली हो गया, जो भी जल में रहते हैं उसका क्या रहते हैं, वो भोजन रहते हैं। साथ ही मनुष्य द्वारा भी खाद्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और क्या रहता है, मनुष्य भी इसका क्या करते हैं, खाद्य रूप में, मतलब कि फूड एज अ फूड यूज़ करते हैं। उद्योगों जैसे औषधि, प्रसाधन सामग्री, रंग निर्माण, छपाई, आयोडीन तथा अन्य पदार्थ प्राप्त में भी ये उपयोग है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ये जो आपका सवाल है उसका अलग अलग प्रकार से क्या होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो जानवरों को सानी देना, है ना, गिविंग कैटल फूड टू एनिमल्स। आप देखते हैं कि पालतू जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, तो उसे हम क्या करते हैं, फूड देते हैं, है ना। तो किस प्रकार से फूड देते हैं, देखिए, दूध देने वाले जानवरों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए उन्हें सानी दी जाती है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, तो ये सारी चीज़ को क्या दिया जाता है, सानी दिया जाता है, ताकि वो और अच्छे से क्या दे सके, दूध को दे सके, है ना। खाना अच्छा दोगे तो दूध अच्छा देगी। इस सानी में मोटा अनाज, है ना, तो इसमें अनाज डाल देते हैं, बिलौना या खली
आदि का मिश्रण रात भर भिगोकर, है ना, क्या करते हैं, रख दिया जाता है। तो सानी में मोटा अनाज, उसमें क्या बिलौना, कुछ कुछ मिक्स करके पूरे रात भर उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, सानी में उपस्थित खाद्य पदार्थों पर सूक्ष्म देरों द्वारा क्रिया कर उनका अपघटन किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, अब उसमें है ना क्या रहेंगे, सानी में जो इतने सारी चीज़ रहते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव भी रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, वो सारी चीज़ को क्या करेंगे, क्रिया करते हैं, उसका अपघटन करते हैं ना, उसे तोड़ने का काम करते हैं, जिससे मिश्रण की पौष्टिकता बढ़ जाती है। ठीक है, वो अपघटन करने के वजह से, अपघटन कौन कर रहा है, सूक्ष्म जीव कर रहे हैं, जिसके वजह से जो सानी की पौष्टिकता होती है वो और ज़्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे उनको न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से मिलता है, पौष्टिक अच्छे से मिलता है, और वो क्या करती है, दूध भी बहुत अच्छे से देती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हमने सवाल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्या, कवक, जिसे हम क्या कहते हैं, फंगी या फिर फंजाई कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने फफूंद जरूर देखी होगी, जो प्रायः अचार, मुरब्बे, फलों, सब्जियाँ, गीले कपड़ों, पुराने जूतों, दीवारों, लकड़ी आदि पर पीले, भूरे, काले, स्लेटी रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देती हैं, है ना। तो जो फफूंद समझ गए होगे आप लोग, है ना, अचार में, आपका क्या बोलते हैं, कपड़ा में या फिर जूता में, है ना, ये सारी चीज़ों में आपको आराम से देखने को मिल जाता है। अगर हम उसके रंग की बात करें तो कैसे होगा, पीले कलर का, भूरे कलर का, काले कलर का, स्लेटी रंग के धब्बे जो दिखाई देते हैं, वही आपका क्या रहते हैं, कवक रहते हैं। ये वास्तव में विभिन्न प्रकार के कवक हैं, और अलग अलग प्रकार के कवक है तो अलग अलग प्रकार का कलर भी उसका है। ठीक है, ये सारे क्या है, आपके कवक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। तो क्रियाकलाप करेंगे जिससे हमें और अच्छे से कवक के बारे में समझ में आए। ठीक है, तो आवश्यक सामग्री क्या चाहिए, डबल रोटी का टुकड़ा, सूक्ष्मदर्शी, स्लाइड, कवर स्लिप। हमको करना क्या है, एक क्या करेंगे, हम डबल रोटी ले लेंगे, फिर उसमें हम गीला थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद उसको थोड़ा सा कहाँ पर, जहाँ लाइट है वहाँ पर रख देंगे। कुछ टाइम बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, भूरे भूरे स्लेटी कलर का आपको क्या देखने को मिलेगा, फफूंद देखने को मिलेगा। उसी फफूंद को क्या करना है, खुरीचना है, और क्या करना है, स्लाइड में रख के सूक्ष्मदर्शी में आपको अवलोकन करना है, और फिर जो भी आपको डायग्राम दिया जा रहा है उससे आपको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे, है ना, तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। काला भूरा कलर का आपको देखने को मिलता है, तो वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, अगर हम उसको और अच्छे से देखें तो एक ऐसा लंबा सा रहता है और कुछ इस प्रकार से रहेगा, जिसे हम वो, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये भी क्या है, आपका कवक है। ठीक है, और ये कवक मोस्टली अगर आप देखेंगे तो क्या कर रहा है, फफूंद वगैरह आपका जो क्या बोलते हैं खाद्य पदार्थ है उसको सड़ाने का काम करते हैं। अगर हम अलग अलग की बात करें तो ये क्या है, आपका ईस्ट है ना, ये जिसे आप खमीर बोलते हैं, ये कुछ इस प्रकार का है। ये देखिए, ये क्या है, डबल रोटी का कवक। ये आपको मोस्टली ये चीज़ आपको क्या करेगा, आपका जो फफूंद है वो इसी में आपको देखने को मिलेगा, डबल रोटी में। ये हो गया मशरूम, जो आप पुटू खाते हैं, वो भी क्या है, एक प्रकार का कवक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका भी जो साइज है, शेप है, आकृति है, वो सब क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, एक क्रियाकलाप करेंगे जिसे आप ग्रुप में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ले लेंगे प्लास्टिक, आवश्यक सामग्री में पॉलीथीन की 10 छोटी छोटी थैलियाँ। ठीक है, 10 ठो थैली ले लिए, मोमबत्ती लेंगे, माचिस ले लेंगे, ब्रेड ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेड को अलग अलग पॉलीथीन में जिस प्रकार से दिया गया है उसी प्रकार क्या करेंगे, डालेंगे। किसी को गीला कर देंगे, किसी को सुखा देंगे, है ना, और हवा ना पड़ने के लिए क्या करेंगे, प्लास्टिक को मोमबत्ती की मदद से उसे जला के पूरा पैक कर देंगे, जिससे हवा आने जाने ना पाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें करेंगे, और फिर उसका क्या करेंगे, धीरे धीरे अवलोकन करेंगे। तो पहला अवलोकन क्या, पहला विशेष परिस्थिति क्या होना चाहिए, हमने 10 लिया है, तो पहला क्या होना चाहिए, ब्रेड का सूखा टुकड़ा खुला और प्रकाश में। ठीक है, ब्रेड का सूखा टुकड़ा है, कहाँ पर रखना है, आपको खुला में रखना है और प्रकाश में रखना है। फिर बताना है कि कवक वृद्धि अधिक करेगा, कम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो हम देखेंगे कि क्या करता है, ये जो सूखा टुकड़ा है ना, सूखा है प्लस ये प्रकाश में है और खुला है, तो यहाँ बस क्या हो जाएगा, सूखा होने की वजह से उसमें कुछ भी चीज़ें क्या होंगी, कवक की वृद्धि नहीं होगी, मतलब कवक होगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर आता है आपको क्या करना है, ब्रेड का सूखा टुकड़ा खुला और अंधेरे में। ठीक है, अब ये क्या है, सूखा टुकड़ा है, खुला है और अंधेरा है, तो अभी आपका क्या रहेगा, जो ब्रेड है वो बिल्कुल भी क्या रहेगा, आपका
नहीं उसमें कवक की वृद्धि होगी। फिर थर्ड आपका क्या रहता है, ब्रेड का सूखा टुकड़ा बंद और प्रकाश में। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से बोल दिया गया है ब्रेड का सूखा टुकड़ा बंद और प्रकाश में। ये सूखा नहीं होगा, सूखा ये भी आपका क्या है, देखिए ब्रेड का सूखा टुकड़ा है लेकिन बंद है और प्रकाश में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी आप क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं। फिर आता है ब्रेड का सूखा टुकड़ा बंद और अंधेरे में। ठीक है, वो बंद है, सूखा है, प्रकाश हो अंधेरा हो तो भी क्या होगा, उसकी वृद्धि नहीं होगी। फिर आपका क्या होता है, ब्रेड का गीला टुकड़ा खुला और प्रकाश में। तो यहाँ जब आप देखेंगे है ना कि ब्रेड का गीला टुकड़ा, अब वो क्या हो गया है, गीला हो गया है, और जो टुकड़ा है खुला भी है और प्रकाश है, मतलब कि उसको हवा भी मिल रहा है, प्रकाश भी मिल रहा है, तो वृद्धि अधिक होगी। क्या हो जाएगी, जो वृद्धि है वो अधिक हो जाएगी। फिर आता क्या है आपका ब्रेड का गीला टुकड़ा खुला और अंधेरे में। ठीक है, ये वाला भी हो गया, ये भी गीला है, देखिए ब्रेड का गीला टुकड़ा है, खुला में भी है और प्रकाश, खुला में है और अंधेरे में है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा, इससे कम होगा, लेकिन फिर भी क्या होगी, इसमें होगी, तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्योंकि गीला है और वो खुला है इसलिए हम क्या करेंगे, वृद्धि अधिक, लेकिन इससे कम होगी। ठीक है, फिर आता है ब्रेड का गीला टुकड़ा बंद और प्रकाश में। फिर से हाँ, ब्रेड का गीला टुकड़ा है, अब बंद में है और प्रकाश में है। ठीक है, बंद होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसमें होगा लेकिन कम होगा वृद्धि। ठीक है, फिर आ गया आपका ब्रेड का गीला टुकड़ा बंद और अंधेरे में, तो ये भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसमें भी जो वृद्धि है वो कम होगी लेकिन इसमें ज़्यादा होगी, कंपेयर करने से प्रकाश वाले में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। फिर ब्रेड का टुकड़ा कवक लगे पदार्थ के साथ खुली थैली में, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, ब्रेड का टुकड़ा है, कवक लगा हुआ है, लगे पदार्थ के साथ है, तो खुली थैली में है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फैलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि होगी पर इसमें हम क्या करेंगे, कम वृद्धि होगी। फिर आता है क्या, ब्रेड का टुकड़ा कवक लगे पदार्थ के साथ बंद थैली में। अगर बंद थैली में है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, कम होगा, लेकिन ये क्या है, इसमें ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी। ठीक है, इस हिसाब से कंपैरिजन में कम होता रहेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आप देखेंगे तो आपको क्या चाहिए, आपको गीला चाहिए रहता है ना। आपको जो ब्रेड रहेगा उसमें अगर नमी हुई, साथ में क्या रहता है आपका, नमी होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, है ना, और हवा आपको मिलता रहेगा, तब जाके ये क्या होते हैं, जो कवक है वो वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक, कुछ अधिक कुछ कम भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है। ठीक है, कि यहाँ पर हमको क्या चाहिए रहेगा, नमी चाहिए रहेगी, प्रकाश चाहिए रहेगा, और क्या चाहिए रहेगा, हवा चाहिए रहेगा, तब तो आपका क्या रहता है, कवक बहुत अच्छे से वृद्धि करता है। अगर वो सूखा है, बंद जगह में, अंधेरा में है तो उतना ज़्यादा वृद्धि नहीं करेगा, सूखा रहेगा तो फिर वो करेगा ही नहीं। ठीक है, आपने सुना या देखा होगा कि इडली, डोसा, जलेबी इत्यादि बनाने के पहले आटे के घोल में तथा डबल रोटी आदि के आटे में एक विशेष पदार्थ ईस्ट मिलाया जाता है, जिसे हम खमीर या किण्वन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि आप इडली बनाते हैं तो उसका, या फिर आपका डबल रोटी है, जब बनाते हैं तो उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ता है ना, तो उसमें हम क्या डालते हैं, ईस्ट डालते हैं, जिसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, है ना, जो उसको डाल के छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर जब इडली बनाते हैं तो वो क्या होता है, फूलता है। ठीक है, तो बैटर बनाने से हम क्या करते हैं, उसका जब बनाते हैं तो हम ईस्ट को डालते हैं। खमीर एक कोशिका मृत तो जीवी है। ठीक है, तो एक क्या बोल रहा है, जो खमीर, अगर हम क्या कर रहे हैं, खमीर की बात करें तो वो एक कोशिका का बना हुआ है, और वो क्या है आपका, मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी है मतलब कि क्या रहता है, वो सड़े गले पदार्थ को और सड़ा के क्या करता है, अपना खाना लेता है, जो मृदा एवं वायु में उपस्थित रहता है। और किस में पाया जाता है आपका, ये जो ईस्ट है आपका मिट्टी में पाया जाता है और वायु में पाया जाता है, और इसे शुष्क अवस्था में पाउडर अथवा गोली के रूप में 4 वर्षों तक रखा जा सकता है। अगर हम उसे क्या करें, ईस्ट को शुष्क, है ना, मतलब कि सुखा के रख दे, पाउडर के रूप में रख दे, गोली के रूप में रख दे, तो वो क्या करता है आपका 4 वर्षों तक आराम से रह सकता है।
यह बाज़ार में आसानी से उपलब्ध होता है। अगर आप बाज़ार में जाएँ तो आपको आराम से बोलोगे ईस्ट चाहिए, खमीर चाहिए, आराम से मिल जाएगा। कभी कभी ईस्ट ना डालने पर भी इडली डोसे के मिश्रण को कुछ घंटों के लिए रख देने से मिश्रण फूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर आप क्या करें, इडली डोसा में मिश्रण को ऐसे भी रख देंगे तो क्या रहेगा, वो फूल जाता है, क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा रहता है, वो खुद फर्मेंटेड हो गया रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो फूल जाता है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको आपको क्या करना है, उसके आंसर को लिखने हैं। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, इडली डोसे और डबल रोटी का आटा तैयार करने के लिए उसमें ईस्ट या खमीर मिलाना क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर हम ईस्ट और खमीर मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि आखिर ईस्ट मिलाने से आखिर होता क्या है जिसके वजह से वो फूल जा रहा है। ठीक है, कभी कभी ईस्ट ना डालने पर भी मिश्रण क्यों फूल जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या रहता है, फर्मेंट हो जाता है, जिसके वजह से वो फूल जाएगा। कभी कवक परजीवी है ना, सभी कवक परजीवी या मृतुपजीवी होते हैं। तो जितने भी क्या कहेंगे आप कवक के बारे में कर रहे हैं, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे वो सारे क्या होते हैं, आपके परजीवी, दूसरों पर या तो फिर रहते हैं या तो फिर मृतुपजीवी, या तो फिर क्या करते हैं, दूसरों पे ही वो क्या करते हैं, अब सड़ा गला जगह में जाएगा, जैसे लकड़ी हो गया, लेदर है ना, उसको सड़ाएगा और फिर क्या रहता है, अपना जग जाता है। ठीक है, तो जितने भी आप देखेंगे ये नॉर्मल सी बात है, जितने भी कवक हैं या तो फिर आपको परजीवी या फिर मृत्युजीवी मिलेंगे। जब आप रोटी, पूड़ी, पराठा या ब्रेड खाते हैं तब इन सब में ब्रेड अधिक स्पंजी और मुलायम लगती है ना। आप रोटी बात कर लो, पूड़ी पराठा, लेकिन जब आप ब्रेड खाते तो वो बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, स्पंजी, जैसे केक खाते वो भी स्पंजी। आइए देखें इसका क्या कारण है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से आपका जो ब्रेड रहता है बहुत ही ज़्यादा मुलायम और स्पंजी रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। तो क्रियाकलाप करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहेगा, आधा कटोरी आटा, खमीर, 2 परख नलियाँ, हल्की गुनगुना पानी, 2 कटोरियाँ, प्लेट, आधा चम्मच शक्कर, रुई। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले आटा ले लेना है, आटा लेके उसमें गर्म पानी डाल देना है और उसको क्या करना है, गूँथ लेना है। और जब आप गूँथेंगे तो उसमें क्या करेंगे, एक में हम क्या करेंगे, 2 परख नली ले लेते हैं, एक का क्या, क और ख। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आटा भी गूँथेंगे और जब हम क्या करेंगे, उसका 2 ठोक हम क्या करेंगे, गूँथेंगे। एक में शक्कर मिला लेंगे जिसको हम क्या करेंगे, का नाम दे देंगे, और जिसमें शक्कर नहीं मिला रहेगा उसे हम क्या दे देंगे, खा नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो शक्कर वाला है उसको हम का वाले परख नाली में, और जिसमें शक्कर नहीं मिला हुआ है उसको हम खा वाले परख नाली में डाल देंगे। ठीक है, अब उसका गोली बना लिए आटे का और उसको क्या कर दिए, खा और का परख नली में डाल दिए, और हवा ना जाने के उसमें क्या कर दिए, हम रुई डाल देंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे अवलोकन करना है। तो धीरे धीरे अवलोकन करेंगे तो आपको देखना है कि कौन सा आपका फूल रहा है, कौन सा नहीं फूल रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो का है, का वाला जो परख नली है वो क्या हो गया है, फूल गया है। तो अब देखना है कि आखिर में ऐसा फूला क्यों है। ठीक है, तो चलिए इतना हमने क्रियाकलाप कर लिया। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि किस परख नली में आटा अधिक फूल कर ऊपर उठा, इसका क्या कारण हो सकता है। ठीक है, सॉरी, हम ईस्ट भी मिलाएंगे ना, इसमें क्या करेंगे, दोनों में ईस्ट भी मिलाएंगे। इसमें शक्कर मिला हुआ है ना, इसमें नहीं मिला हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, आपका ईस्ट मिला हुआ है, और इसमें भी क्या है, आपका ईस्ट मिला हुआ है। अब आपको बताना है कि किस में से ज़्यादा फूला है। तो आप देख सकते हैं कि क वाला में फूला है, और रीज़न क्या हो सकता है, आप देख रहे हैं क वाला मतलब कि उसमें शक्कर मिला हुआ है, इसीलिए। ठीक है, कटोरी में शक्कर डालने से आटे की गोली के फूलने पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें ईस्ट है, तो ईस्ट क्या खा रहा है, शक्कर को खा रहा है। ठीक है, शक्कर को खा रहा है, इस वजह से वो फूल रहा है। ठीक है, ईस्ट को वृद्धि करने के लिए क्या किसी विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। ऑफ कोर्स होती है ना, कोई भी सूक्ष्म जीव है तो उसको खाने की तो ज़रूरत है। इसलिए हमने जब क वाले में जिस कटोरी में क्या था, जिस आटे में शक्कर डाला था, वो ज़्यादा फूल रहा था, क्योंकि वो शक्कर को क्या कर रहा है, खा रहा है। तो हम देख सकते हैं हाँ, उसको ज़रूरत तो होती है। गोली की फूलने वाली हवा कहाँ से आई। अब वो गोली फूल भी रहा है तो खाना तो ईस्ट खा रहा है, तो फूल क्यों रहा है। ठीक है, क्योंकि जब वो गोली खाता, मतलब कि ईस्ट अपना क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न और इसके उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ईस्ट क्या है, एक आपका एक कोशिका है ना, वो वाला आपका सूक्ष्म जीव है जिसे खाने की ज़रूरत होती है। इस वजह से वो क्या कर रहे थे, शक्कर को खा रहा था, और ऐसा वो क्या चीज़ रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो चलिए इसे और डिटेल से देखते हैं।
तो यहाँ पर क्या इष्ट सजीव है, क्या है आपका एक सजीव है ना, इसलिए इन्हें भी जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और इसीलिए उसे क्या चाहिए रहता है, खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, है ना। तो ये शर्करा को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, है ना। जब वो खा रहे हैं मतलब कि शक्कर को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और इसी को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब ये खाते रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, और इंग्लिश में से क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। ये आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। इसी प्रक्रिया से इडली, डोसा, जलेबी, ब्रेड आदि के आटे का घोल तैयार किया जाता है, ताकि जब वो क्या हो, सॉफ्ट बने, है ना। इससे और भी क्या रहता है, ये आप जब फर्मेंट करोगे तो वो क्या होता है, सॉफ्ट रहता है, स्पंजी रहता है। प्रक्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड आटे में फंस जाती है, ठीक है। अब वो बेचारा क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी रहा है, तो वो आटे में क्या हुआ है, फंसा हुआ है। अब किंतु जब इस आटे को गर्म किया जाता है तब वह गर्म होकर बाहर निकल जाती है। अब जैसे ही उसको क्या करोगे, गर्म करोगे, तो वो क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आटे में फंसी हुई थी वो क्या हो जा रही है, बाहर निकल जा रही है, जिससे खाद्य पदार्थ मुलायम और स्पंजी हो जाता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो क्या हो जाता है, आपका स्पंजी और बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो जाता है। अब आप ब्रेड के स्पंजी और मुलायम होने का कारण समझ गए होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा जितने भी आप बेक्ड वाले चीज़ें खाते हैं वो क्यों आपका मोस्टली क्या रहते हैं, आपका स्पंजी रहते हैं, मोस्टली कौन सा, आपका ब्रेड, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।